एवरीवन, माय नेम इज साक्षी आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के पार्ट सेकंड के बारे में। हमने पहली क्लास में से सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 17 तक पढ़ा था, जिसमें फ्रॉड के बारे में बताया गया था, मिस्टेक के बारे में, पार्टीज़ के। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 18 में, जहाँ पे हमें बताएंगे कि उनके इफ़ेक्ट क्या होंगे एक्सक्लूज़न के, किन केसेस में 18, 90, 20 या फिर जो आगे के प्रोविज़न है वो आज हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन में आते हैं 18 वाले सेक्शन में, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड के ख़त्म होने से पहले अगर कोई पीरियड है फॉर शूट अपील इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। मतलब हमें कोई पीरियड बताया गया है जिसमें कि शूट और एप्लीकेशन हो सकती है प्रॉपर्टी के या उसके प्रॉपर्टी के राइट के संबंध में, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट की लाइबिलिटी उस प्रॉपर्टी और राइट में अगर वो राइटिंग में होती है, साइंड होती है पार्टी के द्वारा या पार्टी के अगेंस्ट में, जिसमें कि प्रॉपर्टी और राइट क्लेम होता है। ठीक है, कोई पार्टी है जो कि एक्नॉलेजमेंट रखती है उस प्रॉपर्टी का, तो वो एक्नॉलेजमेंट अगर राइटिंग में होती है, एक पार्टी के द्वारा साइन होती है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में होती है, तो जो प्रॉपर्टी और राइट क्लेम होता है वो उस व्यक्ति के लिए जो कि उस राइट्स को डिराइव करता है, मतलब उस राइट को अपनी तरफ रखता है, वो उसके फेवर में वो राइट होता है। तो उसके फेवर में एक फ्रेश पीरियड लिमिटेशन का क्या हो सकता है, कंप्यूटेट हो सकता है फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड। मतलब जब दूसरी पार्टी ने उस एक्नॉलेजमेंट पर साइन किया तो लिमिटेशन पीरियड, वो फ्रेश पीरियड कंप्यूटेट हो सकता है उस डेट पर जब एक्नॉलेजमेंट साइन हो जाती है। हमें फर्स्ट सबसेक्शन में ये बात बताई गई है। सबसेक्शन 2 में हम आते हैं, वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड एंड ओरल एविडेंस में बी गिवन ऑफ द time it was signed, then subject to the provision of Indian Evidence Act, the evidence of its content shall not be received। लेकिन हमें सेकंड जो सबसेक्शन में बात में कही है कि अगर वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो अगर राइटिंग में है लेकिन उसमें कोई डेट नहीं है, ओरल एविडेंस के बेस पर बताया गया है, अगर किसी दो पार्टीज़ ने एक्नॉलेजमेंट करी है जिनमें कोई डेट फिक्स नहीं है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के पर्पज से नहीं है, वो ओरल एविडेंस के बेस पे हुई है, तो जब वो साइन की गई थी, इट वाज साइन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ओरल एविडेंस में उसको कंटेंट के रूप में रिसीव नहीं करा जाएगा। मतलब वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो वैलिड नहीं है उस एविडेंस के लिए। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हमें बात बताई है कि अगर कोई एक्नॉलेजमेंट है वो ओमिट करती है एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स या अवॉइड करती है टाइम फॉर पेमेंट एंड डिलीवर परफॉर्मेंस ऑफ एन्जॉयमेंट हैज़ नॉट येट कम एंड इज अकम्पनाइड बाय रिफ्यूजल टू पे डिलीवर परफॉर्म एंड परमिट टू एन्जॉय इज कपल विथ। मतलब इसमें हमें बताया है कि अगर कोई एक्नॉलेजमेंट है वो एग्जैक्ट डेट को ओमिट करती है, मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है उस प्रॉपर्टी के राइट को लेने पर, या एवॉइड्स करती है पेमेंट को, क्या है, अल्टर करती है उस टाइम और डेट को जब उसने डिलीवरी करी उस एक्नॉलेजमेंट को साइन करने की। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के राइट को डिलीवर या एन्जॉयमेंट करने को, या फिर क्या करती है, वो अकम्पनीड होती है रिफ्यूज़ल के, मतलब उस चीज़ के लिए मना करती है कि मेरे पास ऐसी भी कोई एन्जॉयमेंट हुआ ही नहीं या ऐसी प्रॉपर्टी डिलीवर हुई नहीं, उसके लिए वो मना करती है, उसका एन्जॉय करने के लिए मना करती है। तो क्लेम क्या है, सेट ऑफ का मतलब क्लेम टू सेट ऑफ इज एड्रेस टू पर्सन अदर देन द पर्सन इज एंटाइल्ड टू प्रॉपर्टी राइट। तो सेट ऑफ का क्लेम कौन कर सकता है, वो एड्रेस होगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो थर्ड पर्सन है उसके द्वारा, ना कि वो व्यक्ति अदर देन ए पर्सन इज एंटाइल्ड टू प्रॉपर्टी एंड राइट। मतलब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती उस एक्नॉलेजमेंट को, या फिर उसके लिए डिनाइड करती है कि वो राइटिंग में है, उस प्रॉपर्टी के राइट को एंजॉय नहीं करती है, तो थर्ड पर्सन सेट ऑफ के पर्पज़ के हिसाब से वो क्लेम कर सकता है, और उसमें उस प्रॉपर्टी राइट पर अगर कोई पर्सन रखता है तो वो क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, बी प्रोविज़न में बताया है कि वर्ड साइन मीन्स साइन आइदर पर्सनली बाय एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ।
मतलब क्या तो खुद के द्वारा साइन होगा या उसके बिहाफ पर कोई एजेंट है उसके द्वारा साइन होगा। सी क्लोज में हम आते हैं। सी में बताया है एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड ऑर्डर शैल नॉट बी डीम टू एन एप्लीकेशन। अगर कोई एप्लीकेशन है जो डिक्री और ऑर्डर के लिए मतलब एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है तो उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा उस प्रॉपर्टी राइट के संबंध में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन 19 हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ डेब्ट ओवर इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी। ठीक है, लेगेसी का मतलब क्या होता है? एज ए हायर, मतलब जो पर्सन लेगेसी में चलते रहते हैं, एज ए जनरेशन में चलते रहते हैं, where the payment on account, a debt and interest on legacy is made before the expiration of prescribed period by the person is liable। मतलब क्या है कि जहाँ पर कोई पेमेंट है, पेमेंट का अकाउंट है, कोई डेब्ट का कि मतलब कोई ऋण लिया हुआ है किसी पर्सन ने, या इंटरेस्ट है उस लेगेसी पर, मतलब कोई इंटरेस्ट जो कोई परसेंटेज है उस व्यक्ति पर जो कि उसको किसी और को देना है, तो उस प्रेस्क्राइब पीरियड के ख़त्म होने से पहले अगर कोई व्यक्ति जो लाइएबल होता है उस डेब्ट को पे करने के लिए या लेगेसी को पे करने के लिए उसके एजेंट्स के द्वारा जो ड्यूली ऑथराइज है इस बिहाफ पर, तो लिमिटेशन का फ्रेश पीरियड कंप्लीटेड होगा जब पेमेंट की जाएगी। ठीक है, इसमें हमें ये बताया गया है कि पहले का कोई पेमेंट है जो कि बकाया है, उस पेमेंट को देने के लिए अगर कोई पर्सन लाइबल है तो जब फ्रेश पीरियड कब शुरू माना जाएगा कि उस पीरियड को कट करके जब उसने पेमेंट नहीं करी थी, पेमेंट होने की डेट के बाद ही जो फ्रेश पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रोविजो में हम आते हैं। प्रोवाइडेड दैट सेव इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बिफोर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1928 ए। अगर इसमें बताया गया है कि अगर कोई पेमेंट इंटरेस्ट की, मतलब कोई इंटरेस्ट है कोई पेमेंट पर, तो वो इंटरेस्ट हमने 1 जनवरी 1928 को अगर की है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट इन अपीयर, जो हैंड राइटिंग में अपीयर हुई है, राइटिंग में उस व्यक्ति के द्वारा साइन है, ठीक है, तो पेमेंट मानी जाएगी, मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इसमें बताई गई है कि अगर कोई पहली कंडीशन बताई गई है, एक द मोर्गेज लैंड इन द पोजेशन ऑफ मोर्गेजी। अगर कोई मोर्गेज लैंड मोर्गेजी के पोजेशन में है और जो रिसिप्ट है रेंट की और प्रोड्यूस की उस लैंड पर, वो पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है, बी प्रोविज़न में हमें बताया गया है कि अगर डेब्ट के अंतर्गत क्या इंक्लूड नहीं होगा, डेब्ट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर ए डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर किसी भी कोर्ट को किसी डिक्री ऑर्डर के अंतर्गत कोई मनी पेमेंट में की जाती है तो उसको डेब्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20 की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। मतलब एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट होगा और अगर पेमेंट किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हुई हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली, मतलब एजेंट के हिसाब से ये माना जाएगा कि ऑथराइज इन दिस बिहाफ, जो ऑथराइज है किस बिहाफ पर, जो सेक्शन 18 में बताया गया है, जिसमें हमें एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए थी, पेमेंट होनी चाहिए थी, और वो किसी पार्टी जो एंटाइल करती है उसकी बजाय भी हो सकती है। 19 में हमें लेगेसी में बताया, इंटरेस्ट में बताया, इन केस ऑफ अगर वो डिसेबिलिटी में है, डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग हिज लॉफुल गार्जियन, तो उसमें लॉफुल गार्जियन होगा एंड कमिटी मैनेजर एंड एजेंट ड्यूली ऑथराइज बाय सच गार्जियन एंड कमिटी, या फिर जो एजेंट ड्यूली ऑथराइज है उस गार्जियन के द्वारा या कमेटी के द्वारा या मैनेजर असाइन करता है उस एक्नॉलेजमेंट के द्वारा या पेमेंट करने के लिए, तो उस व्यक्ति के द्वारा एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट होगी। सबसेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं कि इस सेक्शन में किसी भी बात के होते इस सेक्शन में बताया गया है कि सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर एंड पार्टनर एंड एग्जीक्यूटर और मॉर्गेजी चार्जेबल बाय द रीजन ओनली ऑफ रिटन एक्नॉलेजमेंट साइन बाय पेमेंट मेड। अगर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं या पार्टनर्स हैं या एग्जीक्यूटर हैं तो उनमें से अगर कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है जो साइंड है या पेमेंट उनके द्वारा की गई है तो उनके एजेंट के द्वारा या अदर या उनमें से कोई भी व्यक्ति के द्वारा वो पेमेंट की जा सकती है। ठीक है,
सबसेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेड सेक्शन एन एक्नॉलेजमेंट साइन एंड पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी बाय ड्यूली ऑथराइज एजेंट। इसमें बताया है कि लाइबिलिटी किसकी होगी, कि वो एक्नॉलेजमेंट साइन होनी चाहिए और पेमेंट की लाइबिलिटी उसके ऑथराइज एजेंट पर या लिमिटेड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ शैल बी वैलिड। या फिर जो प्रॉपर्टी का लिमिटेड ओनर है वो एंटाइल्ड होगा कि वो उस एक्नॉलेजमेंट को साइन करे और पेमेंट को करे जिसमें कि एक्नॉलेजमेंट पेमेंट रिविजनर के अगेंस्ट है उस लाइबिलिटी पर। ठीक है, अब जो हम इसके क्लोज बी में आते हैं, वेयर द लाइबिलिटी हैज़ बीन इनक्योर्ड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली इट्स सच एन, मतलब अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है ऑन द बिहाफ ऑफ एन अडल्ट मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट एंड पेमेंट मेड बाय ड्यूली ऑथराइज एजेंट, तो उसके क्या तो एजेंट द्वारा या उस फैमिली का कोई मैनेजर है एज ए हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के रूप में, तो उसके द्वारा फॉर द टाइम बिंग शैल बी डीम्ड टू बी इन ऑन बिहाफ, मतलब होल फैमिली के बिहाफ पर वो उसका एक्नॉलेजमेंट को साइन करेगा और पेमेंट कर देगा। ठीक है, सेक्शन 21 में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग एंड एडिंग न्यू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए शूट न्यू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूट एंड एडेड द शूट shall as regard him be deemed to have been instituted he was so made, मतलब इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी शूट या एप्लीकेशन को लगाते समय हम किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ऐड करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो जब हमने वो शूट इंस्टीट्यूट करी तो उस डेट पर अगर हम उसे पार्टी बनाते हैं तो वो पार्टी मानी जाएगी। ही वाज सो मेड बाय ये पार्टी। ठीक है, इसमें बताया गया है, लेकिन इसके प्रोविजन में क्या बताया गया है हमें कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द ओमिशन टू इंक्लूड ए न्यू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वाज, लेकिन कोर्ट हमें क्या कहता है कि अगर कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाई होता है कि हमने ओमिशन करा है, ऐसे हमने मतलब वो फैक्ट छुपाए हैं कि जो हमने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने थे कि न्यू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वाज ड्यू टू मिस्टेक इन गुड फेथ, कि गुड फेथ में हमने वो काम करना था एज ए गुड फेथ, लेकिन हमसे गलती हुई, तो हमने क्या है वो इंटेंशन से नहीं करा, तो वो गुड फेथ में अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है तो कोर्ट सेटिस्फाई होता है, तो वो जो एज ए रिगार्ड सच प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू इंस्टीट्यूट ऑन अर्लियर डेट, तो कोर्ट क्या मान लेगा कि वो जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन्होंने ऐड करे हैं एज ए पार्टी के रूप में, वो जब शूट इंस्टीट्यूट करी उससे पहले वाले ही डेट पर पार्टी माने जाएंगे। ठीक है, सबसेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं कि नथिंग इन सबसेक्शन फर्स्ट शैल अप्लाई इन केस वेयर ए पार्टी इज एडेड or substitute owing to assignment and devolution of any interest during the pendency of the suit where the plaintiff is made and defendant is made to plaintiff, मतलब इसमें बताया गया है कि अगर सबसेक्शन फर्स्ट इस केस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो जो पार्टी हमने ऐड करी है, पार्टी हमने या सब्सटीट्यूट करी है, अगर हम उसमें असाइनमेंट करते हैं या डिवोल्यूशन करते हैं इंटरेस्ट को उस शूट को पेंडेंसी के दौरान, तो जो हमने क्या है असाइनमेंट करा या डिवोल्यूशन करा इंटरेस्ट का, तो उस केस में प्लेंटिफ को हम डिफेंडेंट भी बना सकते हैं और डिफेंडेंट को हम प्लेंटिफ के रूप में ही दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं सेक्शन 22 में, जिसमें कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टोर्ट्स के बारे में बताया गया है। In case of continuing breach of contract, in case of continuing tort, a fresh period of limitation shall begin to run at every moment of the time during which the breach of the tort as the case may be continue। इसमें बताया गया है कि जो हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है कंटिन्यू या फिर टोर्ट का ब्रीच होता है, तो उस केस में लिमिटेशन का पीरियड कब बिगिन होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन एवरी मोमेंट, उस मोमेंट पर जब जिस टाइम के दौरान ब्रीच ऑफ टोर्ट एंड जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता है, मतलब लगातार अगर वो ब्रीच के दौरान रहता है तो उस पीरियड में वो फ्रेश पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं सेक्शन 23, जिसमें शूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। कंपनसेशन के लिए शूट तभी लाई जाएगी जब तक कि कोई स्पेशल डैमेज नहीं हो। इस केस में हमें एक्सेप्शन ये बताया गया है कि इन केस ऑफ ए शूट फॉर कंपनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन अनलेस द स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट,
मतलब इसमें बताया गया है कि अगर जब तक कि आपका कोई स्पेशल कोज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ हो तो एक्चुअली इंजरी जो रिजल्ट में ना आई हो, जो स्पेसिफिक इंजरी, तो उस केस में क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्लीटेड। जब इंजरी रिजल्ट में आ जाती है ना, तो उस डेट से व्हेन द इंजरी रिजल्ट्स, उस डेट से लिमिटेशन का पीरियड कंप्यूट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24 में। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट डीम टू मेड विद द रेफरेंस ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें यह बताया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर्पज़ के हिसाब से, तो इसमें क्या है, कोई इंग्लिश कैलेंडर है तो उसके हिसाब से क्या है, लिमिटेशन पीरियड को डिसाइड होते हैं। तो उस डेट के अनुसार जो ये इसमें कैलेंडर बताया गया है, उस डेट उस कैलेंडर के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट का कंप्यूटेशन पीरियड को ही देखते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में बताया गया है। ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, एज ए रीड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हम एक्वेशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन की बात करते हैं। इसमें हम सेक्शन 25 पढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्विजिशन ऑफ इजीमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन, where the excess use of light and air to any building has been peacefully enjoyed therewith an easement as a right or without any interruption for 20 years, and any way of water course and the use of water and any other easement have been peacefully, इसमें affirmative and negative बात दोनों कही गई है, peacefully and openly enjoyed by any person। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमने किसी भी एक्सेस का यूज़ किया है, या फिर लाइट एंड एयर का यूज़ किया है, या फिर किसी बिल्डिंग का पीसफुली एंजॉय किया है, या कोई ईजीमेंट का राइट है हमने एंजॉय किया है विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है, और किस टाइम पीरियड तक, फॉर ए 20 ईयर पीरियड तक, जिसमें वे वाटर कोर्स एंड यूज़ ऑफ वाटर एनी अदर पर्पस, जो ईजमेंट है जिसमें अफर्मेटिव पीसफुली एंजॉय करा है, ओपनली एंजॉय बाय एनी पर्सन। तो उस केस में क्या है, क्लेम कर सकते हैं हम। किस पार्ट में हम क्लेम करेंगे क्लेमिंग टाइटल डेविड एज एन इवेंट एंड एज ए राइट विदाउट इंटरप्शन फॉर ए 20 ईयर, द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट एयर वे वाटर कोर्स यूज ऑफ वाटर अदर इवेंट शैल बी डीम एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बिल्डिंग का या किसी वे का या वाटर कोर्स का अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ कराया है, तो उसका जो ओनर है उसकी कंसेंट से उसने यूज़ कराया है और पीसफुली एंजॉयमेंट के साथ यूज़ कराया, उसमें विदाउट किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं था, या कोई भी उसके लिए कंट्रोल करने वाला पर्सन नहीं था जो उसको मना कर सके कि आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे, तो उस केस में वो क्लेम कर सकता है उस टाइटल का, इजीमेंट के राइट को एंजॉय करने का। जो उसने इजीमेंट का राइट एंजॉय कराना, उसके टाइटल को वो यूज़ करने के लिए क्लेम कर सकता है, और क्योंकि उसने उसका यूज़ 20 ईयर तक करा है। ठीक है, लेकिन इसमें आगे कुछ प्रोविज़न में बताया गया, सच एक्सेस एंड यूज़ ऑफ एयर वे वाटर कोर्स यूज़ ऑफ वाटर अदर इजीमेंट शैल बी एब्सोल्यूट। तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, वो राइट है ना, एब्सोल्यूट पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा कि वो उसमें अपना राइट रखता है कि वो उस जो वे वाटर कोर्स या सोर्सेज का है वो पूरी तरह से एंजॉय कर सकता है, उसको किसी भी छेड़छाड़ के बिना एंजॉय किया जाए। ठीक है, इसके लिए वो क्लेम कर सकता है, वो एब्सोल्यूट होगा या इनडिफिजिबल होगा, या उसमें कोई उसको डिफीज नहीं करेगा। ठीक है, आगे इसके सबसेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं कि ईच ऑफ सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर शैल बी टेकन टू पीरियड एंडिंग विथिन 2 ईयर नेक्स्ट। मतलब इसमें बताया गया है कि जो 20 ईयर का पीरियड हम कब मानेंगे, जब हमारा क्या है 20 ईयर का पीरियड, जब हम किसी भी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस सोर्स का यूज़ कर रहे हैं 20 सालों से, तो 20 साल का पीरियड जब कंप्लीट हुआ तो एंडिंग के जब 2 साल थे, जब नेक्स्ट ईयर आने वाले थे 2 ईयर, 18 ईयर कंप्लीट हुए, तो नेक्स्ट 2 ईयर आने वाले थे जब 20 ईयर का पीरियड कंप्लीट होता है, तो उस साल पर जब बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट वेयर द क्लेम इज टू पीरियड टू रिलेटेड टू कंटेस्टेड, एंड इसमें बताया गया है कि उन 2 सालों के भीतर अगर कोई भी पर्सन जिसका उस प्रॉपर्टी पर या उस सोर्स पर कोई क्लेम रखता है, एंटाइल्ड होता है, तो अगर वो क्लेम लाता है कोर्ट के सामने,
तो वो उस राइट्स के लिए, उस एन्जॉयमेंट के राइट के लिए लाइएबल नहीं होगा, तो वो प्रॉपर्टी अपनी रिकवर कर सकता है या सोर्सेज को वापस डिलीवर करवा सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बताया गया है। तो इसमें हमें टाइम पीरियड बताया गया था, पीरियड एंडिंग विथिन 2 ईयर नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए शूट। शूट के शुरू होने से पहले 2 साल के भीतर, जब हमारा 20 ईयर का पीरियड ख़त्म हो रहा हो तब। ठीक है, सबसेक्शन 3 में हम आते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी ओवर द राइट इज क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट इज बिलोंग टू गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन शैल बी रीड इट वर्ड 20 ईयर एंड द वर्ड 30 ईयर। मतलब जो गवर्नमेंट के पीरियड में अगर हम गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कोई राइट क्लेम किया गया है, तो उस केस में 20 ईयर की बजाय 30 ईयर को सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की पावर अलग हैं, तो इसमें इसका प्रोविज़न बताया गया है 30 ईयर का, तो हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं एक्सप्लेनेशन में, जिसमें नथिंग इज़ एन इंटरप्शन विथिन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस वेयर देयर इज़ एन एक्चुअल discontinuance of possession and enjoyment by the reason of obstruction by an act of some person other than the claimant, and unless the obstruction is submitted to and acquiesced in 1 year after the claimant has been noticed and the person making authorizing the same to be made। इसका मतलब है कि इस केस में कोई भी इंटरप्शन कब नहीं मानी जाएगी, जब नहीं मानी जाएगी अगर वो एक्चुअल डिसकंटिन्यू होता है। मतलब वो कोई व्यक्ति जो उस सोर्स का या उस प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट का एन्जॉयमेंट कर रहा है एज एन ईजीमेंट, तो उसमें अगर वो एक्चुअल डिसकंटिन्यू होता है उस पोजीशन पर, मतलब उसको कंटिन्यू उसको क्या करा जाता है, इंटरप्ट किया जाता है ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा, उस एक्ट के द्वारा, तो क्लेमेंट के पर्सन की बजाय एनी पर्सन अदर देन द पर्सन ऑफ क्लेमेंट। ठीक है, तो जब तक कि वो ऑब्स्ट्रक्शन सबमिटेड ना हो या एक्विसेस्ड फॉर ए 1 ईयर, 1 साल के भीतर उस फैक्ट्स के बारे में वो क्या है, उस व्यक्ति को जानकारी ना हो, और जो क्लेमेंट है उसको नोटिस दी जाएगी कि वो ऑथराइज करता है। मतलब एज ए थर्ड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन वो उस पार्टी को जो उस सोर्स का या फिर उस प्रॉपर्टी का या उस राइट का अगर एन्जॉयमेंट कर रहा है और उसको डिसकंटिन्यू अगर वो उसको इंटरप्ट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस कार्य को करने में, उस एन्जॉयमेंट को करने में, तो वो व्यक्ति जो क्लेमेंट है, जो उस प्रॉपर्टी पर राइट रखता है, उसकी बजाय अगर तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन सबमिट करेगा और 1 साल के भीतर वो क्या है उसमें क्लेम कर सकता है। ठीक है, और क्लेमेंट को नोटिस दिया जाएगा कि उसमें उसका एन्जॉयमेंट करते समय ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, इसमें ये बताया गया है। आगे आते हैं सेक्शन 26, जिसमें एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिविजनर ऑफ सर्विलेंट टीनीमेंट वेयर एनी लैंड एंड वाटर अपॉन ओवर एंड फ्रॉम विच एनी ईजीमेंट हैज़ बीन एंजॉयड। अगर कोई लैंड है या वाटर है जिसके ऊपर कोई ईजीमेंट एंजॉय है या ईजीमेंट से उसको हटाया गया है अंडर द वर्च्यू ऑफ एन इंटरेस्ट, या फिर कोई पार्टी उस पर इंटरेस्ट रखती है फॉर लाइफ के लिए इन टर्म ऑफ ईयर एक्सीडिंग 3 ईयर, या फिर जो टर्म इसमें बताया गया है वो 3 ईयर का पीरियड बताया गया है फ्रॉम द ग्रांटिंग ऑफ देयर द टाइम ऑफ एन्जॉयमेंट। मतलब जब उस पर्सन को 3 ईयर का पीरियड दिया उसके ग्रांट करने से पहले, एन्जॉयमेंट के पहले से पहले, सच ईजीमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ सच इंटरेस्ट एंड टर्म शैल बी एक्सक्लूडेड इन इंटरप्शन इन द computation of the period 20 year in case of claim is within 3 year next after the determination of any interest and the term resist by person is entitled on such determination of the said land। इसमें बताया गया है कि अगर कोई लैंड है या वाटर है जिस पे कोई ईजीमेंट एंजॉय है या डिराइव्ड है, तो उस इंटरेस्ट के अंतर्गत वो लाइफ टाइम उसका एंजॉयमेंट कर सकता है। उस पार्टी ने एज ए ओनर ने किसी दूसरी पार्टी को कोई भी जो लैंड है या वाटर का सोर्सेज है वो दे दिया है और वो उसने उसको बोला है कि आप ईजीमेंट के राइट के हिसाब से इसका एंजॉयमेंट कर सकते हो लाइफ टाइम में। तो उस केस में अगर किस टर्म में, एक्सीडिंग 3 ईयर के पीरियड में, जब उसने उसको वो सोर्स ग्रांट करा उससे पहले, उस एन्जॉयमेंट के पहले, या फिर जो ईजीमेंट है ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ इंटरेस्ट, जो ईजीमेंट कंटिन्यू इंटरेस्ट जो लगातार चलता रहता है इंटरेस्ट, और जो टर्म एक्सक्लूड हुआ है उस कंप्यूटेशन में, तो उस
20 ईयर के पीरियड्स में से जो लास्ट एंड के 3 ईयर है ना, उसमें जो पार्टी है जो एज ए ओनर है वो क्लेम कर सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी पर या लैंड पर या वाटर सोर्सेज पर अपना क्या है पोजीशन रखता है, और वो उसको एज ए टेनेंट के रूप में उसको एन्जॉयमेंट करने का क्या है सोर्स दे रहा था, तो अब वो उसको वापस चाहता है। तो इसमें ये बताया गया है कि पीरियड ऑफ 20 ईयर इन केस ऑफ क्लेम इज विथिन 3 ईयर नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो आगे इंटरेस्ट डिटरमाइन करना है उस केस में जो पर्सन एंटाइल्ड है, जो एंटाइल करता है उस लैंड पर या वाटर पर, वो क्या है क्लेम कर सकता है 3 ईयर में। उसमें क्या बताया था हमें 27 में बताया था हमें, 25 में हमें बताया था कि वो 2 साल के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। इसमें बताया हमें 3 ईयर के अंतर्गत वो क्लेम कर सकता है जब उसका 20 ईयर का पीरियड कंप्लीट होने वाला हो उससे। इसमें उसको लाइफ टाइम के पर्पज़ के लिए एन्जॉयमेंट का राइट दिया गया था। ठीक है, तो 26 में हमें ये बताया गया। आगे हम आते हैं सेक्शन 27 में। इसमें बताया गया है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताया गया, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन। ठीक है, फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ इशू फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। इसमें बताया गया है कि अगर कोई लिमिटेशन का पीरियड जो कि डिटरमाइन करना है किसी व्यक्ति को शूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, कोई व्यक्ति है जिसको शूट इंस्टीट्यूट करना है, तो उसको कोई पीरियड मिला है डिटरमाइन, जो कि पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का या राइट है, तो वो क्या है ख़त्म हो जाएगा। अगर उस पीरियड के बाहर उसने वो मतलब अगर वो क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का राइट है उस पर एक्सटिंग्विशमेंट हो जाएगा। सेक्शन 27 में हमें ये बताया गया है। आगे आते हैं हम पार्ट 5 की तरफ, जिसमें हम मिसलेनियस पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 28 जो अमेंडमेंट है सर्टेन एक्ट बाय रिपील अमेंडमेंट 1974 के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में हमें बताया गया है। एंड अब आगे आते हैं 29 जिसमें सेविंग। इसमें क्या है, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 25 में जो सेक्शन दिया गया है, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में जो दिया गया है उसको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये इसमें कुछ प्रोविज़न है जो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आगे इसके क्लोज बी में सबसेक्शन 2 में हम आते हैं कि अगर कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है जो प्रेस्क्राइब्ड है शूट अपील एंड एप्लीकेशन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शूट अपील एंड एप्लीकेशन जो लिमिटेशन का पीरियड है डिफरेंट फ्रॉम द पीरियड प्रेस्क्राइब बाय द शेड्यूल, जो शेड्यूल में पीरियड दिया गया या फिर जो प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 3 में, as such period the period prescribed by the schedule and for the purpose of determining any period limitation period for shoot and application। मतलब वो स्पेशल और लोकल लॉ के प्रोविज़न के हिसाब से वो जो लिमिटेशन पीरियड है वो प्रोविज़न कंटेन होगा, वो ही माना जाएगा। इसमें बताया गया है कि लिमिटेशन पीरियड फॉर एनी शूट अपील एंड एप्लीकेशन बाय एनी स्पेशल एंड लोकल लॉ एंड द प्रोविज़न कंटेन इन सेक्शन 4 to 24 shall apply only in so far as and to extent to they is। मतलब इसमें बताया गया है कि जो स्पेशल और लोकल लॉ के प्रोविज़न है वो तो अप्लाई होंगे, और जो बाकी के प्रोविज़न है वो 4 से 24 तक ही अप्लाई होंगे। ठीक है, 4 से 24 के जो प्रोविज़न है उस एक्सटेंट तक अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सबसेक्शन 3 में हमें बात बताई गई है कि save as otherwise providedly in any law for time being in force with respect to marriage। मैरिज की केस में हमें बताया डाइवोर्स में nothing in this shall apply to any shoot any other proceeding under such law। मतलब जो मैट्रिमोनियल जो केसेस हैं उन पे इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो मैरिज और डाइवोर्स से ले लेते हैं वो इस मतलब उन प्रोविज़न पर इस एक्ट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं माना जाएगा। इसमें ये बताया। सबसेक्शन 4 में हम आते हैं सेक्शन 25 एंड 26 द डेफिनेशन ऑफ इजीमेंट इन सेक्शन 2 एंड शैल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ राइजिंग। मतलब इसमें यह है कि सेक्शन 25 और 26 में जो डेफिनेशन दी गई है ईजीमेंट की, जो सेक्शन 2 में अप्लाई नहीं करेगी, जिस पर कि ईजीमेंट एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, सेक्शन 30 में हम आते हैं प्रोविजन फॉर शूट फॉर विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब बाई लिमिटेशन एक्ट 1908 नथिंग विद एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट।
जो इस एक्ट के अंतर्गत लिमिटेशन का पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है वो लिमिटेशन एक्ट 1900 एक्ट के अंतर्गत अगर शॉर्टर है तो उस केसेस में कुछ कंडीशन बताई गई है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोविज़न में फर्स्ट क्लोज बताया गया है कि अगर कोई शूट एनी शूट फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर लिमिटेशन का पीरियड इज शॉर्टर, अगर वो कम है अदर देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 1908 का लिमिटेशन का पीरियड है उससे, तो वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा विथिन ए पीरियड ऑफ 17 ईयर। मतलब इसमें बताया गया है 7 साल के भीतर वो शूट इंस्टीट्यूट की जाएगी। ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, लेकिन इस एक्ट के शुरू होने के बाद या विथिन द पीरियड प्रेस्क्राइब बाय सच शूट बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट विच एवर पीरियड एक्सपायर अर्लियर। मतलब इसमें हमें 3 कंडीशन बताई गई है कि वो पीरियड क्या तो हमें 7 साल के भीतर उस शूट को फाइल करना है, या इस एक्ट के शुरू होने के बाद, या फिर 1908 के लिमिटेशन एक्ट के जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके एक्सपायर होने से पहले। ठीक है, इसके शुरू होने के बाद में और उसके एक्सपायर होने से पहले या 7 साल के भीतर हम वो शूट फाइल कर सकते हैं। इसमें हमें बताया गया है प्रोविज़ो में हमें बताया है कि provided that if in respect of any such shoot the said period of 7 year expire earlier than the period of limitation prescribed, मतलब अगर वो 7 ईयर का पीरियड पहले एक्सपायर हो जाता है, जब वो जो लिमिटेशन एक्ट 1900 एक्ट में हमें जो पीरियड दिया गया है, मान लो बाई चांस उसमें 10 ईयर का पीरियड दिया है हमें, ठीक है, तो हमारा 7 ईयर का पीरियड तो पहले ही एक्सपायर हो गया, तो जो सेड पीरियड ऑफ 7 ईयर टुगेदर विथ सो मच ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शूट, तो वो लिमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया। तो उस एक्ट के शुरू होने से पहले वो क्या है, शॉर्टर देन है, वो क्या है, वो पीरियड उससे कम है जो 1908 के पीरियड है, तो उस पीरियड के अंतर्गत, उस प्रोविज़न के अंतर्गत वो शूट को डील करा जाएगा। इतने लंबे पीरियड में हम इतने लंबे सेक्शन में मतलब ये क्लोज में हमें यही बात बताई गई है कि सेड पीरियड ऑफ 7 ईयर टुगेदर विथ सो मच ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिस्पेक्ट, मतलब टुगेदर 7 ईयर का पीरियड टुगेदर है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरू होने से पहले, तो वो क्या है, शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब बाई सच शूट अंडर दिस एक्ट, देन द शूट में बी इंस्टीट्यूट, तो शूट इंस्टीट्यूट की जाएगी विथ इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट के अंतर्गत उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ठीक है, आगे बी क्लोज में हम आते हैं, एनी अपील एंड एप्लीकेशन फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज शॉर्टर देन द पीरियड। इसमें वही बात की गई है, क्लोज फर्स्ट में हमें शूट की बात की गई है, इसमें बात कही है कि अपील एंड एप्लीकेशन, अगर कोई अपील एंड एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं तो अगर 1908 का जो पीरियड है उससे इस एक्ट का पीरियड जो क्या है कम है, तो उस केस में अगर 90 डेज हमें बताया गया है कि पीरियड ऑफ 90 डेज नेक्स्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरू होने के बाद 90 डेज के पीरियड पर और विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, ये जो कि प्रेस्क्राइब पीरियड दिया गया है हमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 में, ठीक है, जो पीरियड पहले एक्सपायर हो जाता है उस पीरियड की बजाय जो एंड में जो एक्सपायर पीरियड बचता है किसी एक्ट का इस एक्ट के अंतर्गत, तो उस एक्ट के अंतर्गत हम वो क्या है, अपील एंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। आगे आते हैं हम सेक्शन 30A में, प्रोविजन फॉर शूट फॉर विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब बाई लिमिटेशन एक्ट एंड संवत 1995 नथिंग विद एनीथिंग कंटेनिंग। इसमें भी वही बात की गई है कि अगर जो पीरियड शॉर्टर है, मतलब इस एक्ट का पीरियड है, लिमिटेशन का पीरियड वो 1995 के जो पीरियड है उससे अगर कम है, तो इसमें भी वही प्रोविज़न दिए गए हैं हमें कि अगर कोई शूट है जिसके लिए पीरियड शॉर्टर देन द पीरियड एज लिमिटेशन एक्ट, तो इसमें पीरियड दिया गया विथ इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर नेक्स्ट आफ्टर, 1 साल के भीतर, या फिर जो जम्मू कश्मीर रिकॉग्निजेंस एक्ट के शुरू होने के बाद में जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है 1995 का, उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले हम वो शूट 1 साल के एक्सपायर होने से पहले इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमें इसके क्लोज बी में पढ़ते हैं, वही बात कही गई है कि अगर कोई अपील एंड एप्लीकेशन है
जिसमें कि इस एक्ट का पीरियड कम है लिमिटेशन एक्ट 1995 से पहले, तो वो इसमें कंडीशन बताई गई है, इसमें टाइम पीरियड बताया गया है 19 डेज एक्ट। तो इस एक्ट के शुरू होने से पहले और जो पीरियड प्रेस्क्राइब की गई थी इस एक्ट में या 1995 के एक्ट में जो पहले एक्सपायर हो जाएगा और जो पीरियड बचेगा उस पीरियड के अंतर्गत, ठीक है। सेक्शन 31 में हम पढ़ते हैं प्रोविजन एज टू बार्ड एंड पेंडिंग शूट नथिंग विद इन दिस एक्ट अनेबल एनी शूट एंड एप्लीकेशन and appeal may be instituted and preferred and made within the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी प्रोविज़न जो बार्ड है या पेंडिंग शूट है, अगर कोई शूट अपील एंड एप्लीकेशन है जो हमने इंस्टीट्यूट करी, प्रिफर्ड करी या मेड बनाई, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1900 एक्ट के अंतर्गत एक्सपायर हो गई, तो इस एक्ट के शुरू होने के बाद में वो इसके अंतर्गत डील करी जाएंगी, ठीक है। सबसेक्शन बी में हम पढ़ते हैं कि आफ्टर एनी शूट अपील एंड एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट एंड प्रिफर्ड एंड मेड बिफोर द पेंडिंग एट द कॉमेंसमेंट, तो वो इस एक्ट के शुरू होने पर ही इसके प्रोविज़न के अनुसार डील करी जाएंगी, ठीक है। सेक्शन 32 रिपीट सेक्शन है फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। आगे हम शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल पढ़ते हैं। तो शेड्यूल में हम कुछ हम पढ़ेंगे शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल में हम कुछ लिमिटेशन के पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो पीरियड दिए गए हैं फॉर द बैलेंस ड्यू एंड म्यूचुअल ओपन एंड करंट अकाउंट से रिलेटेड वो 3 ईयर का पीरियड दिया गया है। तो हमें ये जो फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें लिमिटेशन के जो पीरियड दिए गए हैं वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे अकाउंट्स की है जिसमें फैक्टर के अगेंस्ट में है तो 3 ईयर है। जैसे कि प्रिंसिपल का अगर कोई लिमिटेशन पीरियड है तो वो एजेंट के अगेंस्ट में 3 ईयर का है, या फिर कोई नेगलेक्ट मिसकंडक्ट का 3 ईयर का है, या पार्टनरशिप उसमें भी 3 ईयर का है। और अगर शूट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो उनमें भी हमें टाइम पीरियड बताया गया है 3 ईयर का, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें और भी प्रोविज़न बताए गए हैं जिसमें कि जैसे कि श्योरिटी को श्योरिटी के अगेंस्ट में है, ठीक है, एंड एरियर्स ऑफ रेंट के अगेंस्ट में है जिसमें 3 ईयर का पीरियड हमें बताया गया है। शूट अगर डिक्लेरेशन से भी रिलेटेड है तो उसमें भी प्रोविज़न 3 ईयर का पीरियड हमें दिया गया है। अगर कोई डिक्री या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है शूट जिसमें भी 3 ईयर का पीरियड हमें दिया गया है। आगे हम आते हैं कि 1 ईयर का पीरियड किस में दिया गया, शूट रिलेटिंग टू टोर्ट्स। अगर टोर्ट से रिलेटेड कोई शूट हमें लाना है तो उसमें हमें 1 ईयर का पीरियड दिया गया फॉर कंपनसेशन, फॉल्स इम्प्रीजमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, लीबल स्लेंडर। इसमें कुछ प्रोविज़न भी बताए गए हैं। मतलब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये हमें शेड्यूल पूरी तरह से याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट हैं जिनमें 3 ईयर का पीरियड भी दिया गया है। अब हमें ट्रस्ट और ट्रस्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें 12 ईयर का पीरियड दिया गया है, या फिर इसमें क्या है रिकवर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेड एंड ट्रस्ट, तो इसमें भी 3 ईयर का दिया है, 12 ईयर का। और अगर मिसलेनियस मैटर में 1 ईयर का भी पीरियड बताया गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे ये शेड्यूल कंप्लीट हुई तो सेकंड डिवीज़न में हम अपील के बारे में पढ़ा है। तो इसमें हमें 90 डेज़ में बताया गया है, 3 डेज़ में बताया गया है, 30 डेज़ में। So I hope this video is helpful for your judiciary and additional legal exams. So subscribe and like my channel Legal Facts. Thank you.